का एक यूज़र है, ये कोई हैकर है, काइंड ऑफ हैकर यूज़र है, ठीक है, और ये मेरे नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ये मेरा नेटवर्क यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है। तो जैसे ही यूज़र यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेगा, लेट्स सपोज कि एप्लीकेशन फायरवॉल यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, तो वो यूज़र को हैंड टू हैंड ब्लॉक कर देगी, आगे इसको यहाँ पे मूव ऑन नहीं करने देगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल्स पे आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ये साइबर सिक्योरिटी का मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने मॉड्यूल 1 अभी तक नहीं विजिट किया है, वे पहले उस मॉड्यूल 1 को देख लें, ताकि एटलीस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन का आइडिया लग जाए कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। एक बार आपको बेसिक इंट्रोडक्शन का आइडिया हो जाएगा तो डेफिनेटली आप लोग नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल्स भी आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो है कि OSI एंड TCP मॉडल, ठीक है, क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, IDS यानी इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम और इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होते हैं, VPNs क्या होते हैं, नेटवर्क सेगमेंट्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के पास साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी जानकारी अवेलेबल हो जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो दोस्तों सबसे पहले OSI मॉडल और उसकी जो सिक्योरिटी लेयर की बात करें दोस्तों, अगर हम तो इसमें टोटल 7 लेयर होती है OSI में। एक फिजिकल लेयर होती है, ठीक है, ये बेसिकली हार्डवेयर एक्सेस के लिए काम में आती है, CCTV, लॉक्स एक्सेट्रा के लिए यूज में आती है। फिजिकल लेयर यानी कि बॉटम लेयर जो होती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बॉटम लेयर होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करती है कि मैक फिल्टरिंग, जो हमारे मैक एड्रेस होते हैं यानी जो फिजिकल एड्रेस होते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो एड्रेस होते हैं, ठीक है, उनको फिल्टरिंग करने के लिए काम में आती है। या फिर ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है। ARP बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों जो क्या करता है, IP एड्रेस से मैक एड्रेस फाइंड करता है, ठीक है। IP एड्रेस से अगर हम लोगों को मैक एड्रेस निकालना हो तो हम लोग ARP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं दोस्तों, IP से मैक फाइंड करना हो तो। और दोस्तों जो नेटवर्क लेयर रहती है वो बेसिकली IP सिक्योरिटी के लिए काम में आती है, यानी पैकेट्स को फिल्टर पैकेट्स के लिए बेसिकली यूज में आती है। जो राउटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो नेटवर्क लेयर पे यूज़ करते हैं। डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस यूज़ करते हैं, नेटवर्क लेयर पे IP एड्रेस यूज़ करते हैं। इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखें। जो दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो डेटा के ट्रांसपोर्टेशन में काम में आती है, लाइक SSL या फिर जो TCP सिक्योरिटी हो गई या TLS सिक्योरिटी हो गई, वो हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे दोस्तों यूज़ करते हैं। सेशन लेयर बेसिकली जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सेशन को जनरेट करने या फिर ऑथेंटिकेशन के लिए काम में आती है, या टोकन जनरेशन के लिए काम में आती है, तो इस बात को अभी आप ध्यान रखें। प्रेजेंटेशन लेयर दोस्तों बेसिकली एनक्रिप्शन, जो हम लोग का डेटा एनक्रिप्शन था उसके लिए यूज़ में आती है, डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज़ में आती है। ऐसे ही जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो इनपुट वैलिडेशन के लिए काम में आती है। जो भी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक HTTPS हो गया या फिर SMTP हो गया, वो सभी प्रोटोकॉल्स हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये जो OSI मॉडल की लेयर्स है, बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी हम ये लेयर्स पढ़ रहे हैं, तो वैसे इन लेयर्स का काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है। हम लोग अभी साइबर सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में ये लेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए आपको बस बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। यदि आपको डिटेल में इन लेयर्स के बारे में देखना दोस्तों, तो मैं आपको अलग से सेपरेट बता दूंगा, बट विद रेस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी हम लोगों को यही इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है। अब जानते हैं दोस्तों TCP/IP मॉडल होता है, जो कि एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड मॉडल है। जो OSI मॉडल होता है वो थ्योरेटिकल मॉडल होता है। जो TCP/IP मॉडल होता है वो एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट होता है उस मॉडल के बारे में इसमें बताया गया है। तो बेसिकली इसमें 4 लेयर्स होती है दोस्तों, ठीक है, जैसे उसमें 7 लेयर्स होती है, इसमें एक्चुअली में 4 लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर जो होती है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन होती है प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, सेशन लेयर का। इसमें हम लोग HTTPS, SSH, DNS सिक्योर, ये सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज़ करते हैं। वर्किंग जो है वो सेम वैसे ही है, जो OSI मॉडल में वर्किंग होती है सेम वर्किंग यहाँ पे भी है, बट जैसे इसमें कॉम्बिनेशन हो गया है। इंटरनेट लेयर जो है वहाँ पे हम एज ए नेटवर्क लेयर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे इंटरनेट लेयर यूज़ कर रहे हैं, और नेटवर्क इंटरफेस इस जो लेयर है फिजिकल लेयर और डेटा लेयर का कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली ये अगेन थ्योरेटिकल पार्ट है। मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है यहाँ पे TCP/IP का, इसमें कौन कौन सी लेयर यूज आती है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन नीडेड है दोस्तों। तो इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम से कॉम्पिटिशन एग्जाम पे अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इवन थ्योरेटिकल कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं, उनमें भी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों फायरवॉल की,
तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल अगर कोई भी अनवांटेड यूज़र हमारे सिस्टम में अगर एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो एक वॉल क्रिएटेड रहती है। वो वॉल क्या करती है, सेव करती है हमारे नेटवर्क में उस पर्टिकुलर लेयर को घुसने के लिए। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है यहाँ पे, ये यूज़र इस नेटवर्क में, यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क है, मेरा मानो पर्सनल नेटवर्क है ये, ठीक है, और ये यूज़र इस नेटवर्क में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक फायरवॉल रहती है जो क्या करती है, बेसिकली इस यूज़र को इस नेटवर्क्स में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करती है अगर वो यूज़र वैलिड नहीं है या ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं है। तो बेसिकली इसके 4 टाइप होते हैं दोस्तों। एक होता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, ठीक है। पैकेट फिल्टरिंग यानी कि जो नेटवर्क लेयर पे हम लोग बेसिकली फायरवॉल को यूज़ करते हैं, जो कि आईपी एड्रेस को फिल्टर करती है, कौन सा आईपी एड्रेस वैलिड है, कौन सा आईपी एड्रेस इनवैलिड है, उस लेवल पे हम लोग पैकेट फिल्टरिंग करते हैं। दूसरा जो होता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, ये पर्टिकुलर स्टेट पे या पर्टिकुलर सेशन पे वर्क करती है और बेसिकली सेशन लेयर पे वर्क करती है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। जो एप्लीकेशन फायरवॉल है इसको हम लोग प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहते हैं, ये एक्चुअली एप्लीकेशन लेयर पे यूज होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फायरवॉल जो है दोस्तों वो यही है, एप्लीकेशन फायरवॉल। जनरली सभी ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेशन फायरवॉल यूज होती है और एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी आई है जो कि अभी आने वाले टाइम में यूज होने वाली है। अब इसके बारे में इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ ये है कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को भी यूज करते हैं। तो ये 4 टाइप होते हैं बेसिकली फायरवॉल के, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, एप्लीकेशन फायरवॉल और नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अगर मैं दोस्तों उसके एग्जांपल की बात करूँ तो कॉर्पोरेट फायरवॉल्स होती है ब्लॉकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया विद एग्जांपल यहाँ पे कि मान लो ये हम लोगों का एक यूज़र है, ये कोई हैकर है, काइंड ऑफ हैकर यूज़र है, ठीक है, और ये मेरे नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। मेरा नेटवर्क यहाँ पे है, अब ये वहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है, तो जैसे ही यूज़र यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेगा, लेट्स सपोज कि एप्लीकेशन फायरवॉल यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है, तो वो यूज़र को हैंड टू हैंड ब्लॉक कर देगी, आगे इसको यहाँ पे मूव ऑन नहीं करने देगी दोस्तों। तो ये बेसिकली फायरवॉल का एक्चुअल कंसेप्ट होता है। सो अब मैं बात करूँ IDS एंड IPS की। जो IDS जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है और IPS जो होता है वो इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। जो डिटेक्शन सिस्टम होता है वो सिर्फ डिटेक्ट करने का काम आता है, मॉनिटर ट्रैफिक फॉर मैलिशियस एक्टिविटी, अलर्ट सर्विस। मैं अगर एग्जांपल की बात करूँ तो Nagios एक सिस्टम, अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग में किसी ने पढ़ा हो तो Nagios एक सिस्टम होता है जो बेसिकली क्या करता है, मॉनिटरिंग का काम करता है, ठीक है। उसमें सारी मॉनिटरिंग फीचर्स हम लोग इनेबल रखते हैं और हम लोग इजीली मॉनिटर कर सकते हैं कि कोई अगर मैलिशियस एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई सिस्टम में डाउन टाइम है, कुछ अलर्ट्स वगैरह है या नहीं। तो वो एक IDS का एग्जांपल हो गया। और IPS की बात करूँ तो ये डिटेक्ट भी करता है एज वेल एज सिस्टम को प्रिवेंट भी करता है, यानी रोकता भी है। जैसा कि बताया कि डिटेक्ट एंड एक्टिवली ब्लॉक अटैक्स, ये आपका डिटेक्ट भी करेगा और अगर कोई फॉल्स या फिर कोई अगर अनवांटेड यूजर सिस्टम में एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है तो ये उसको ब्लॉक भी कर देगा दोस्तों। तो ये मेन डिफरेंस है IDS और IPS में। विद रेस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हर जगह पे यूज में होने वाली है दोस्तों। लाइक IDS हम लोग हर जगह यूज़ करने वाले हैं, IPS यूज़ करने वाले हैं। एक्चुअली आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपके इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करें तो IDS डिटेक्ट्स SQL इंजेक्शन टाइम्स इन वेब सर्विस। अगर किसी वेब सर्विस में SQL इंजेक्शन, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों के साथ SQL इंजेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं, उसमें SQL इंजेक्शन के बारे में बताया। अगर कोई SQL इंजेक्शन डिटेक्ट करता है तो अगर कोई इस नॉट IDS हम लोग के पास अगर सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है तो वो ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेगा और हम लोग को SQL इंजेक्शन से प्रिवेंट करेगा। अब मैं बात करूँ VPNs की, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों अगर मैं आपको उसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ कि जैसा कि अगर आप लोगों ने कॉर्पोरेट में या फिर किसी भी कल्चर में आप लोगों का रिमोट लॉगिन में आपने कंसेप्ट पढ़ा हो दोस्तों, तो बेसिकली रिमोट लॉगिन में क्या होता है, एक यूज़र किसी और लोकेशन पे है बट वो किसी और सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहा है वाया रिमोटली, तो उसके लिए हम लोग VPN इनेबल करते हैं, विच इज़ कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क उस पर्टिकुलर सिस्टम पे इनेबल करते हैं ताकि वो जो एक्चुअल सिस्टम है उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे थ्योरी देख पा रहे हैं, क्रिएट एनक्रिप्टेड टनल्स फॉर सिक्योर रिमोट एक्सेस, ठीक है। अगर हम लोग को रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी करना है तो एनक्रिप्टेड टनल होती है जिसमें प्रॉपर रिमोट एक्सेस के VPNs होते हैं और SSL होता है, सारी चीज़ें इनेबल रहती है। तो इसके टाइप्स हो गए रिमोट एक्सेस VPN, साइड टू साइड VPN या सिक्योर सेल VPN, ये इसके डिफरेंट टाइप्स हो गए।
प्रोटोकॉल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो IP सिक्योर प्रोटोकॉल इसमें यूज में होता है, SSL TLS प्रोटोकॉल यूज में होता है और L2TP प्रोटोकॉल दोस्तों इसमें यूज होता है। मैं आपको आने वाले वीडियोस में IP सिक्योरिटी के बारे में और SSL TLS के बारे में बताने वाला हूँ। अभी जैसे यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दोस्तों इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय यूजिंग VPN टू सिक्योरली एक्सेस ऑफिस नेटवर्क फ्रॉम होम, ये इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। तो आप VPN की टर्मिनोलॉजी, VPN के बारे में पढ़ लें कि VPN क्या होता है और VPN का लाइव एग्जांपल क्या है और क्या इसके टाइप होते हैं, जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं ना, ये हम लोग डिफरेंट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल। अब मैं नेटवर्क सेगमेंटेशन की बात करूँ दोस्तों, तो जो नेटवर्क सेगमेंटेशन का ये होता है, सेगमेंट का जैसा कि मतलब ही हिंदी मीनिंग अगर आप करेंगे तो डिवाइड करना होता है, यानी कि बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देना, ताकि हम लोग उस नेटवर्क को इजीली एक्सेस कर पाएँ। क्योंकि बड़े नेटवर्क पे ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, अगर छोटे नेटवर्क पे होगा तो हम लोग उस नेटवर्क को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जानते हैं इसके बारे में। डिवाइड ए नेटवर्क इनटू स्मॉलर जोन्स टू लिमिट लेटरल मूवमेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, ताकि हम लोग उसको इजीली एक्सेस कर पाएँ। अब वो जो डिवाइडेशन होता है वो सबनेटिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, फायरवॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, VLAN के थ्रू भी कर सकते हैं। सबनेटिंग अगेन नेटवर्किंग का पार्ट है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि लेट सपोज कि मेरे पास एक IP एड्रेस है 10.2.0.1 और मैं इसके सबनेट्स बनाना चाह रहा हूँ। मान लो लेट सपोज 8 सबनेट बनाना चाह रहा हूँ। तो जो मेरे पास अगर ये क्लास A का एड्रेस है तो मेरे पास नेटवर्क के लिए तो फर्स्ट 3 ऑपरेट रहते हैं और जो लास्ट ऑपरेट रहता है वो होस्ट के लिए रहता है, ठीक है। तो इसको मैं बेसिकली 2 to the power 3 करके एंड लास्ट 3 बिट में यूज़ कर सकता हूँ सबनेटिंग के लिए। तो ये जस्ट आपको डिटेल में इतना नहीं, आपको जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको फिर भी एक्सप्लेन कर दिया है कि एक सब बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में तोड़ना, ये सबनेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके मेथड हो गए और इसका जो एडवांटेज होगा वो हो गया कि परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होती है और अटैक्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और इसका अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल की दोस्तों बात करें तो HR सिस्टम सेगमेंटेड फ्रॉम फाइनेंशियल, यानी कि जो हमारे कॉर्पोरेट में होता है कि फाइनेंस सिस्टम को सेपरेट रखना, HR को सेपरेट रखना या फिर एकेडमिक है उसको सेपरेट रखना, तो इन सारे सिस्टम को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ताकि हम लोग इजीली उसके नेटवर्क को मैनेज कर पाएँ। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। मेन टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको ध्यान रखना, नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ताकि आपको एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी जो पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। हम लोग किसी को भी, ये एक प्रिंसिपल होता है साइबर सिक्योरिटी में कि हम किसी भी चीज़ को डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं कर सकते, एवरी स्टेप शुड बी वेरीफाइड, ठीक है। हम लोग इसमें ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना या ऑथराइजेशन यूज़ करना वो हम यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो सेगमेंटेशन हम लोग कर सकते हैं और लीस्ट प्रिविलेजेस, यानी कि जो एक्चुअली नीडेड है प्रिविलेजेस। लेट सपोज कि मेरी एक आईडी है और मैं एक यूज़र हूँ बैंक का, अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस भी दे दिए तो वो जो एक्सेस है वो मेरे कोई काम के नहीं है, बट मैं उसका मिसयूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। या कोई एक्स पर्सन है वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो मेक श्योर कि जो एक्सेस है वो लीस्ट टू लीस्ट है, यानी कि ज़्यादा एक्सेस प्रोवाइडेड नहीं है, जो नीडेड है वही एक्सेस प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये इसके कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो गूगल बियॉन्ड कॉप्स एम्प्लॉय ऑथेंटिकेशन ईच टाइम दे एक्सेस रिसोर्स रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। गूगल बियॉन्ड कॉप है, उसमें रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर लोकेशन, ठीक है। तो ये जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब मैं बात करूँ दोस्तों सिक्योर प्रोटोकॉल्स ओवरव्यू, तो जैसा कि HTTPS सिक्योर होता है, HTTP जो है वो नॉट सिक्योर नहीं है, बट HTTPS जो है वो सिक्योर होता है। TLS अगेन ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। SSH जो हम लोग पुट्टी के थ्रू या फिर जो हमारी लिनक्स होती है उस पर अगर हम सिक्योर शेल के थ्रू लॉगिन करते हैं तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। IPsec जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है, यानी कि नेटवर्क लेयर पे बेसिकली ये वर्क करता है। और DNS सिक्योरिटी जो है वो डोमेन नेम सिक्योरिटी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये इसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हुआ है। इन सभी के बारे में दोस्तों एक करके मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा, बट जस्ट यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया ताकि आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एटलीस्ट ओवरव्यू पता लग चल जाए। एक बार जब ओवरव्यू पता लग जाएगा तो डेफिनेटली आप इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे। अब HTTPS और TLS के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो HTTPS और एनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ HTTP है, ठीक है, यूजिंग TLS।
DNS जो है वो बेसिकली एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी को यूज़ करता है और वाइडली यूज फॉर ऑनलाइन बैंकिंग एंड ई-कॉमर्स। अगर दोस्तों मैं SSH और IP सिक्योर की बात करूँ, SSH जो होता है दोस्तों ये बेसिकली सिक्योर शेल लॉगिन है, ठीक है। और IP सिक्योर जो है वो IP यानी कि नेटवर्क लेयर पे बेसिकली सिक्योर प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख भी रखा कि SSH जो है वो सिक्योर रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होता है। पहले हम लोग टेलनेट यूज़ करते थे, बट टेलनेट जो कि सिक्योर नहीं होता है इसलिए हम SSH यूज़ करते हैं, ठीक है। और IP सिक्योर क्या होता है कि ये एनक्रिप्ट करता है IP पैकेट्स को, ठीक है, एंश्योर की कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर हो। बेसिकली अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये रिमोट लॉगिन के टाइम पे काम में आता है और ये जो है IP सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, यानी बेसिकली नेटवर्क लेयर पे काम में आता है। तो इसका एग्जांपल की बात करें तो नेटवर्क एडमिन यूज SSH फॉर सिक्योर सर्वर मैनेजमेंट। सर्वर मैनेजमेंट या सर्वर पे लॉगिन करना है तो SSH के थ्रू ही करते हैं ताकि हम लोगों का एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट हो दोस्तों। और DNS सिक्योर की बात करूँ तो ये हम लोग को जो DNS होता है, डोमेन नेम सर्वर, अगर आपको बेसिकली एग्जांपल दूँ, जैसे लाइक सपोज google.com है, ठीक है, और google.com के बैकएंड में एक IP बेसिकली इनेबल रहता है दोस्तों। ये IP क्या करता है कि अब IP तो बहुत सारे होते हैं, google.com के बैकएंड में मल्टीपल IPs हो सकते हैं, क्योंकि ये काइंड ऑफ लोड बैलेंसर के लिए यूज हो सकता है। अगर आपको लोड बैलेंसर नहीं पता हो दोस्तों तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने लोड बैलेंसर के बारे में बताया। तो google.com बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ DNS है, ठीक है, और ये एज ए DNS हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बैकएंड में एक IP होता है जो कि IP को DNS में कन्वर्ट करता है। तो जो DNS सिक्योर क्या करता है, ये ऑथेंटिकेशन करता है DNS रेस्पॉन्स को। सो फॉर एग्जांपल google.com किया, अब google.com हम लोग के पास जब रेस्पॉन्स में आएगा तो ये काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा DNS को, ठीक है। और स्पूफिंग और कैशे पॉइजनिंग से हम लोगों को हेल्प करता है, ठीक है, कि DNS स्पूफिंग हो रही है, स्पूफिंग यानी कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो रही है या कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है तो DNS सिक्योर हम लोग को इससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए आजकल के एनवायरनमेंट में DNS सिक्योर काफ़ी यूजफुल होता है। ये आप एज ए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट याद कर सकते हैं कि कई बार पूछ ले रहता है इंटरव्यू कि DNS सिक्योर, या हम लोगों के पास कोई हम लोग किसी DNS को एक्सेस कर रहे हैं, कैसे हम लोग उसको सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं, तो DNS सिक्योर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि बताएंगे कि बैंक इम्प्लीमेंट DNS सिक्योर टू प्रिवेंट फेक डोमेन रिडायरेक्शन। अगर आप कोई SBI.com टाइप कर रहा है, ठीक है, और अगर वो उसको रीडायरेक्ट कर रही है किसी फेक साइट पे तो वो उसके सारे क्रेडेंशियल्स और सारे इनपुट्स ले सकती है। तो इसलिए हम लोग DNS सिक्योर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये आज का कंक्लूजन हो गया। इनके बारे में हम लोगों ने आज देखा है, लाइक सिक्योरिटी OSI और TCP लेयर पे कैसे होती है, फायरवॉल क्या होते हैं, IDS IPS क्या होते हैं, VPNs क्या होते हैं, नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या होते हैं, जीरो ट्रस्ट मिनिमाइजेशन क्या होता है, सिक्योर प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP TLS SSH IP सिक्योर DNS सिक्योर, इन सभी के बारे में दोस्तों आज हम लोगों ने देखा। आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं इसकी और डिटेल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके आने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।